क्या द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सचमुच जापान की हार हुई थी या फिर वो एक मिलिटरी डिफीट था? जो एम्पेरर थे हिरोहितो, उन्होंने समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था। तो क्या वो जापान की हार थी या फिर वो एक मिलिटरी डिफीट था? इस प्रश्न को देखने का आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है और मेरा कुछ और हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जापान की हार नहीं हुई थी, क्योंकि जापान केम बैक राइजिंग आउट ऑफ फिनिक्स, लाइक ए फिनिक्स। तो ये जापान की हार नहीं मैं कहूँगा। हो सकता है कि वो एलाइज को जो सरेंडर किया, उस मिलिट्री ने किया, हिरोहितो ने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि वो एटम बम जब गिरा उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन जापान ने जिस तरीके से कमबैक किया और पूरी उनकी जो नेशनल जो एक सेंटिमेंट के साथ उन्होंने जिस तरीके से काम किया अगले सब्सिक्वेंट डिकेड्स में, मैं नहीं मानता हूँ कि जापान की हार हुई है। और आज जापान ने दिखाया है कि आप किस तरीके से यू कैन राइज लाइक फिनिक्स। 1962 में स्पष्ट रूप से भारत की हार हुई थी। स्वतंत्र भारत में केवल एक हार हमने देखा है, डिफीट, 1962 की लड़ाई में चीन से। क्या तब हम हारे थे? और क्या उस समय जिस तरीके से जापान ने कमबैक करके अपने आप को विकसित बना के दिखाया कि उस हार का शायद उन्हें आज उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि आज वो इस जगह पे हैं, वो एक डेवलप्ड स्थान पे बैठे हैं। लेकिन आज जब चीन से जब युद्ध की बात होती है, तो हम आज भी हम चीन को हरा नहीं सकते किसी भी क्षेत्र में। हम दूर दूर तक कहीं नहीं उनके साथ। लेकिन अगर 1962 की लड़ाई की हार चुप थी और हम जापान के तरीके से काम करते, हमारी पूरी व्यवस्था उस तरीके से काम करती, तो आज शायद हम 38-60 साल के बाद, 6 दशक के बाद, आज हम ये कह सकते थे कि ठीक है, 1962 में जो हुआ हुआ, तब का भारत कुछ और था। लेकिन आज हम चीन से काफ़ी आगे हैं। क्या हो गया? 1948, हम हमसे 1 साल के बाद चीन आज़ाद होता है और करीब करीब 80 तक हम दोनों साथ चल रहे थे। अचानक से कहाँ खेल बदल जाता है? इस साल जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें 1.35 लाख करोड़ खर्चा हुआ है। क्यों? प्रथम जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उसमें करीब 10.5 हज़ार करोड़ इतना खर्चा आया था। मुझे शायद आंकड़े ठीक से, हो सकता है कि मैं आंकड़े में कुछ गलती कर दूं, क्योंकि मैंने ये गूगल से देखा है। लेकिन इस साल जो चुनाव हुए हैं उसमें 1.3 लाख करोड़ ऑफिशियली खर्चा हुआ है हमारा इस चुनाव में। ये खर्चा हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए हो रहा है? दुनिया को दिखाने के लिए कि हम डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र का महापर्व हम मना रहे हैं। भारत के किसी भी नागरिक से अगर आप पूछें कि क्या आप सच में इसे लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं, जब तक कि आप बंदूक उनके कनपट्टी पे नहीं रखेंगे, वो इसका मजाक उड़ाएंगे। हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं जिस तरीके से हम कह सकें। अगर हम अमेरिका की तर्ज पे, चीन की तर्ज पे हम उस लेवल पे होते, डेवलप कंट्री के जगह पे, तो हम कह सकते थे कि हाँ, लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। और हम कह सकते थे कि हम चीन से आगे हैं, वो उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं, हमारे यहाँ है। आज हम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, दुनिया तारीफ नहीं करती। केवल हम केवल रिपोर्ट्स में हमें बताया जाता है कि यस, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, और हम तो यूएनएससी के पार्ट भी नहीं है अभी तक। और चाइना ने दिखा दिया 2020 में, इतनी बड़ी तबाही मची कोरोना वायरस के कांड के बाद। इतनी बड़ी तबाही अगर दुनिया के किसी भी देश से इस तरीके का पैंडेमिक अगर फैलता, अब वो तो थ्योरी आप छोड़ दें कि वुहान लैब से हुआ या फिर लीक हुआ, या फिर जो वेट मार्केट है वहाँ से लीक हुआ, लेकिन हुआ तो चाइना से, स्टार्ट वहीं से हुआ। किसी भी देश से अगर ये होता, तो इस तरीके का गंभीर उन्हें जो गुस्सा है वो झेलना पड़ता, और कहीं ना कहीं बहुत एक्शन लिया जाता। लेकिन चाइना का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। सच्चाई ये है, वो यही है कि जैसा तुलसीदास जी कहते हैं कि समृद्ध को नहीं दोष को सही। अपने आप को उस स्तर पे चाइना ले गया है कि वो उस स्थिति में है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और चाइना के सब कक्ष कौन है? यूएस। यूएस कभी खुद टेक ऑन नहीं कर सकता चाइना को, तो वो चाहता है कि जो छोटे मोटे कंट्री जैसे हम, वो चाहते हैं कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे उनकी लड़ाई ताइवान में है या अलग अलग, जैसे जैसे भारत, जो यूएस ये चाहेगा कि भारत एक उनका एक कोलेटरल डैमेज बने। और
हमारे कंधे से बंदूक चलाना चाहेगा। ज़ाहिर-सी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स ऐसा ही होता है। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि 1962 की लड़ाई के बाद अगर हमारे भीतर उस तरीके का जज़्बा होता, जो जापान ने दिखाया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो आज हम 5-6 दशक बहुत होते हैं, कोई एक टारगेट बनाकर उस जगह पहुँचने के लिए जहाँ से हम कह सकते हैं कि नाउ वी आर डेवलप्ड। तो आज वो नहीं हुआ। 1962 की लड़ाई के बाद हमारे जो बड़े-बड़े कवि थे, वो कविताएँ लिखा करते थे, वीर रस के, ओज वाली कविताएँ लिखा करते थे कि हमें मत छेड़ो, हम सोते हुए शेर हैं। और आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो ने इस पे कहा था चुटकी लेते हुए कि शेर को बताना नहीं पड़ता कि हम शेर हैं, हमें मत छेड़ो। आप ज़रा-सा आप छेड़िए और पता चल जाता है कि शेर क्या चीज़ है। तो ये हम केवल इसमें ही रह गए, हम पैशन में ही रह गए। और हम बहुत बड़े डेमोक्रेसी लोकतंत्र का महापर्व मनाते हैं, 1.35 लाख करोड़ का हम खर्चा करते हैं। ये सब खर्चा तो चाइना में नहीं हो रहा। जो पिछली सदी के जो महानतम जिन्हें पॉलिटिकल स्टालवर्ट कहें, लीडर कहें, ट्रू लीडर अगर मैं कहूँ राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई हुआ तो ली कुआन ये एलकेडब्ल्यू है। एलकेडब्ल्यू ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि इंडिया चाहता तो कहाँ नहीं जा सकता था ग्रोथ और डेवलपमेंट की रफ्तार पे, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है डेवलपमेंट का जो एक्शनेबल स्टेप्स है। ये हमेशा इंडिया इज़ अबाउट 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड्स। यहाँ मल्टीपल अलग अलग पैरामीटर पे इंक्लूसिव बनने का एक ढोंग रचते हैं हम। और कभी डिसीजन मेकिंग हमारी उस स्थिति से नहीं हो सकती, आज भी नहीं हो सकती, कल भी नहीं हो सकती थी, और आने वाले समय में भी नहीं हो सकती जब तक कि कुछ ड्रास्टिकली नहीं बदलेगा। और उसके लिए जिस तरीके की सोच चाहिए, जो एक यूनानिमस एक माइंडसेट चाहिए, वो किसी के पास नहीं है, ना किसी की दिलचस्पी है। हम केवल चुनावी समीकरण में रहते हैं। हमारे नेता जो लीडर बन सकते हैं, जिनका 70-80% ध्यान डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, अलग अलग इनोवेशन पे होना चाहिए, उनका 85 से 90% ध्यान केवल आंकड़े पे होता है। ये किसके लिए हो रहा है? संख्या बल का खेल। वहाँ इसकी सरकार है, वहाँ इसकी सरकार है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेंटर और स्टेट में और पंचायत में और ब्लॉक्स में, म्यूनिसिपैलिटी में अलग अलग सरकारें रहेंगी तो उस सामंजस्य के साथ काम नहीं हो पाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वही होता है। और हम केवल अपनी नाकामियों को कवर करने के लिए हम ये सब बोलते रहते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, अगर आज वो जिंदा होते तो आज उनका सर झुक जाता कि हमने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था, अगर सही तरीके से फॉलो होता तो 75-80 साल कम नहीं है डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। और बाकी जो देश हैं, जैसे जापान जैसे कंट्री हैं, कोरिया जैसे कंट्री हैं, हम तो ये भी कह देते हैं उनका पॉपुलेशन ही है। चाइना को क्या कहेंगे हम? क्या उनका पॉपुलेशन हमसे कम था? तो ये बहाने हैं। आपके अगर किसी कोई मित्र रिश्तेदार अगर चीन से घूम कर आए हैं तो आपको बताएंगे किस लेवल पे उनका डेवलपमेंट है। हम कहीं नहीं है। जो जिस तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहाँ पे चाइना में, हम दूर दूर तक कहीं नहीं है। और हम अगर ये सोचते हैं कि चाइना को हम ओवरटेक कर लेंगे, वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि आज हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2237 हज़ार अमेरिका की है। उनकी एक चौथाई आने के लिए 75 साल लगेंगे हमें, और चीन शायद अगले 10 साल में वो कर सकता है। तो हम अगर चलिए इनोवेशन पे और हम फोकस करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम कोशिश करते हैं चाइना की तरफ करने, हो नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल फोकस है डेवलपमेंट का। वहाँ पे इस तरीके का महापर्व नहीं मनाते वो, और फोकस उनका दिन रात चुनाव पे नहीं होता, यहाँ चुनाव वहाँ चुनाव और ये सब नहीं है। वहाँ केवल वहाँ राज्यसभा नहीं है, वहाँ ये सभा नहीं है, 50 तरीके की सभाएँ हैं हमारे यहाँ। और हर हर 2-3 दिन में चुनाव होते हैं, उसके लेके बड़े बड़े डिस्कशंस होते रहते हैं, ये माहौल क्या चल रहा है इस पे डिस्कशंस होता है, यहाँ इसकी सरकार है, यहाँ इसका अरिथमेटिक बैठ रहा है। ये सब चाइना में है नहीं। तो फिर भी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको हम मैच कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ से उन्हें मैच करेंगे? हम तो कहीं नहीं है उनके सामने। तो ये कभी कभी होता है ना, जैसा कहा जाता है कि हमारा रिजल्ट जो हो, लेकिन हमारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर अच्छा रिजल्ट कर जाता है तो कहीं ना कहीं तो चुभता है। तो ये वही बात है। चाइना से मुझे कोई वितृष्णा नहीं है। हम दोनों, जैसा कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई, दरअसल उसे गलत तरीके से उस समय की जो चाइना की जो हुकूमत थी उसने इसे ट्रीट किया और एक तरह से धोखा दिया। बहुत बहुत बुरी तरीके से हमें धोखा मिला पंचशील का। लेकिन अगर हम सही स्पिरिट में हिंदी चीनी भाई भाई कहें
इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। सिल्क रूट से लेकर के हमारा बहुत चीज़ों में है। जिस तरीके से हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक दार्शनिक हुए, उस तरीके से वहाँ पे भी एक से बढ़कर एक दार्शनिक हुए। लाओ त्सु है, sun tzu है, उनकी आर्ट ऑफ वॉर की चर्चा आज भी हम करते हैं। जिस तरीके से कौटिल्य अर्थशास्त्र की चाणक्य आचार्य चाणक्य की बातें होती है, उस तरीके से आर्ट ऑफ वॉर को भी कोट किया जाता है sun tzu की। एक से बढ़कर एक वहाँ पे च्वांग हुआ, लाओ त्सु हुआ। तो ये चीन की जो सभ्यता है वो भी पुरानी है, हमारी जो सभ्यता है वो भी पुरानी है, और आइडियली हम दोनों को साथ होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो गवर्नमेंट जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है उसकी अपनी बदमाशियाँ होती है, तो शायद उनके अपने एम्बिशियस प्लान्स हैं। लाख भारत के प्रयास के बावजूद उनका जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है वो कब नहीं होने वाला, तो ये समस्या है। तो अब वो सुधरने वाले नहीं है, इतना तो तय है। लेकिन हम उनका करें क्या, क्योंकि वो निश्चित रूप से हमसे बहुत ताकतवर हैं। एक ही चीज़ हो सकता है, दो रास्ते हैं एक्चुअली, एक नहीं दो रास्ते हैं। एक रास्ते जो हमारे पास, जो हम स्पोर्ट्स में करते हैं ना, कि आईपीएल में हो या कभी कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, कि हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये उसको हरा दे, ये उसको हरा दे, ऐसे ऐसे समीकरण बैठ जाएं तो दूसरों का टायर पंक्चर करके हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। यहाँ वही हो सकता है। अगर चाइना में कुछ ड्रेस्टिकली गलत हो जाए, अगर जिस तरीके से यूएसएसआर का विभाजन हो गया 91 में, अगर चाइना में हो, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, तो अगर उस तरीके से कुछ हो जाए तब हम दूसरे को टायर पंक्चर करके हम कह सकते हैं कि हम चाइना से आगे हैं। नहीं तो जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, हम जहाँ जब तक उनके लेवल तक पहुँचेंगे वो तो बहुत आगे निकल गए होंगे। और दुख तो होता है मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना से। वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। दे मैं कुछ चाइनीज़ लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। दे वर माई क्लाइंट इन वन ऑफ माई जॉब। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के लोग, लेकिन जो उनकी राजनीतिक सत्ता है वो बदमाश है। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म के नाम पे अलग अलग तरीके से लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, और स्वयं खुद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत दूर हैं। बहुत दूर है वो, बहुत पहले उन्होंने छोड़ दिया है। जब से लेट 80s में उन्होंने जो सोशलिज्म कम्युनिस्ट से इधर हट के धीरे धीरे कैपिटलिज्म की ओर वो मुड़े, तब से ही उनका विकास होना शुरू हुआ। तो ये पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट मार्चेज होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चाइना की जो सरकार है या फिर जो भी आप कहें, जो अथॉरिटी है, उनका हाथ होता है। और भारत में तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इनसेन डाइवर्सिटी। तो यहाँ इतने सारे पैरामीटर्स हैं तोड़ फोड़ करने के, विभाजन करने के, कि बहुत आसान है कहीं भी सिमरिंग टेंशन को हवा दे देना। तो ये चाइना करता आ रहा है और हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बड़े बोले वाले लोग हैं। तो ये और हम चाइना का कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे तो कंट्रोल करके रखा है ना उन्होंने। हम वहाँ पे हमारी कुछ इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ ये वो कुछ खास नहीं कर सकती। वहाँ पे उनका पूरा कंट्रोल है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व वो मनाते नहीं। डेमोक्रेसी को उनको फ़र्क पड़ता नहीं। कोई कुछ उखाड़ सकता नहीं दुनिया में कि वो डेमोक्रेसी है नहीं। हु केयर्स। वो वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ से दे कैन कॉल द शॉट्स। तो ये एक दुख की बात कभी कभी लगती है कि 1962 की लड़ाई हारने का गम नहीं होता अगर आज हम चीन से आगे होते। लेकिन इस तरीके से जो हमारा जो चल रहा है, हम जब तक 2047 में जहाँ पहुँचेंगे, हमसे 10 कदम आगे ही होंगे निश्चित रूप से। जब तक कि अगर कोई, जैसा मैंने कहा कि दूसरे का टायर पंक्चर करने वाली बात, अगर चाइना का विभाजन हो गया या कुछ इस तरीके से हुआ, बट वो बहुत एक नकारात्मक रूट है। और एक सकारात्मक, एक विधेय जो तरीका है वो ये है कि दूसरे का टायर पंक्चर करने की आप बात छोड़िए, आप स्वयं को उतना कैपेबल बनाइए। कैसे हम बना सकते हैं उतना कैपेबल? हमारे पास, हम बहुत चुप कर गए और हम वही क्लासिकल पॉलिटिक्स करते रह गए, मल्टी पार्टी सिस्टम, और तरह तरह से अलग अलग विचारधाराएँ, दिन भर चुनाव, साल भर चुनाव, संख्या का खेल, यही सब होता रह गया। एक जो इमीडिएट तरीका ये हो सकता है वो ये कि हम जितने चुनाव हैं 5 साल में अमेरिका की तर्ज पे, जिस तरीके से अमेरिका में होता है, आई थिंक वी नीड टू पार्टी सिस्टम। इस पर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन के अभी तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी डिस्कशन की भी शुरुआत हो जाए तो वो भी बहुत है। और कम चुनाव हो, 4-5 साल में एक चुनाव बहुत है, उसके बाद काम करने की ज़रूरत है। यहाँ डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा ही नहीं हो रहा। यहाँ पे 365 दिन कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं और उस पर चर्चाएँ हो रही है। पॉलिटिकल पंडिट्स जो हैं उस पर अपनी राय लिख रहे हैं। बड़े बड़े जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं
हमारे वो केवल इस पे फॉर अगेंस्ट में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है इन सब चीज़ से? तो ये जब तक हमारा पूरा फ़ोकस पॉलिटिक्स से हटा के एक्शन पे नहीं जाएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएँगे और अभी नहीं है, अभी केवल फ़ोकस चुनाव पे ही है। सत्ता पक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, ये समीकरण बदलते रहेंगे और जो भी जिस खेमे में रहेगा, साथ कभी काम करेगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है और अगर ये डेमोक्रेसी है, तो फिर बाकी के देशों को चाइना को ये डेमोक्रेसी चाइना को बचाए ऐसी डेमोक्रेसी से। अगर चीन को बर्बाद होना है तो उसे ये डेमोक्रेसी अपनानी चाहिए। हम तो ऐसी मतलब एज़ ए हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात करें तो मैं चाहूँगा कि चाइना ज़रूर हमारी डेमोक्रेसी अपनाए, तभी उनका ग्राफ नीचे होगा। क्योंकि अभी जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। तो आई जस्ट होप, मेरे अंदर एक शरारत ये है मेरे दिमाग में कि चाइना को भी थोड़ा हमें पाठ पढ़ाना चाहिए कि यार लोकतंत्र का महापर्व तुम भी मनाओ और 365 दिन चुनाव कराओ। और इससे 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 एक तारीफ होगी दुनिया भर में कि आप डेमोक्रेसी हैं और आपके अंदर डाइवर्सिटी है, काम भले कुछ हो या ना हो।